हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय का क्लास 5 का हिंदी का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जैसा कि आप देख सकते हो 2019-20 का ये पेपर है। ठीक है, इस वीडियो को आप यूज करोगे अपने हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। पहले जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम होता था वो 80 मार्क्स का आया करता था। अब वेटेज तो आज भी इसकी 80 मार्क्स की है, बट थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो गया है। चेंज ये हो गया है कि अब आपका जो रिटन एग्जाम है ये 40 मार्क्स का आपका हो जाता है। बाकी 20 मार्क्स जो है आपकी, जो आप एमडीपी की असाइनमेंट सबमिट करते हैं उसके हो जाते हैं, और 20 मार्क्स आपके ओरल टेस्ट के हो जाते हैं। तो आप कहोगे सर आप इस वीडियो में हमें पुराने पेपर का क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये है कि अभी भी कुछ सिलेबस और जो फॉर्मेट है वो सेम है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो सबसे पहले आपको अपनी डिटेल फिल करनी होगी। जैसे आपको अपना नाम लिखना होगा, अपना रोल नंबर लिखना होगा, अपना सेक्शन लिखना होगा, जो भी डेट होगी, दिन होगा, ये सारी जानकारी आप इसे फिल कर दोगे। उसके बाद सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है किस किस कॉम्पिटेंसीज के अंदर इसे डिवाइड किया गया है, जिसे हिंदी में हम दक्षताएं भी बोल देते हैं। जैसे सबसे पहले आपका ये पठन वाला पोर्शन होगा, उसके बाद आपका गद्य और काव्य वाला होगा, जो कि आप कहानी और कविता किताब के अंदर पढ़ते हैं उसके आधारित प्रश्न यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। पठन के अंदर आपको गद्यांश दिए जाएंगे, जिन्हें पढ़ने के बाद आपको उसी गद्यांश से उत्तर लिखने होंगे। उसके बाद आपका ग्रामर यानी कि व्याकरण वाला पोर्शन होगा, और उसके बाद आपका रचनात्मक लेखन का पोर्शन होगा। इसके अंदर आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको कुछ वाक्य लिखने होंगे। और उसके बाद स्पेलिंग, जिसे हिंदी में वर्तनी बोलते हैं, इसका ये वाला पोर्शन आपके लिए होगा। और लास्ट में आपके लिए होगा सुलेख, जिसमें आपको कुछ लाइनें यानी गद्यांश दिया होगा, उस गद्यांश को देख करके सुंदर अच्छी राइटिंग में आपको लिखनी होंगी। तो इस टाइप से पूरा ये क्वेश्चन पेपर आपका होने वाला है। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पठन वाले दक्षता से, यानी कि जो सबसे पहले जो प्रश्न आपका आएगा वो आएगा गद्यांश वाला प्रश्न। और इसमें आपको बोला जाएगा कि नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। जैसे ये गद्यांश आपको दे रखा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस पूरे गद्यांश को पढ़ोगे, और पढ़ने के बाद जैसे ये प्रश्न आप देख रहे हो इस तरह के प्रश्न को आपको उत्तर देना होगा। चलो पढ़ लेते हैं एक बार। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। एक बार नरेंद्र अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बगीचे में गए। उनके सभी दोस्त वहां पर खेलने लगे, जबकि नरेंद्र अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाकर वहीं बैठ गए। तभी बगीचे में एक काला सांप आ गया। उसके सभी दोस्त सांप को देखकर चिल्लाने लगे और नरेंद्र से उठकर भाग जाने के लिए कहा। नरेंद्र वहां से उठकर नहीं भागा और अंत में सांप वहां से चला गया। यानी कि छोटी से गद्यांश के अंदर हमने जाना स्वामी विवेकानंद जी के बचपन के बारे में। तो सबसे पहले आपको यह बताया गया कि उनके बचपन का नाम नरेंद्र था और उनके पिता का नाम विश्वनाथ था। उनकी माता का नाम भुवनेश्वर देवी था। ठीक है, और इसके अलावा वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बगीचे गए थे, ये जानकारी दी गई। वो बगीचे में जाकर के ध्यान लगाने लग गए थे, और वहां पे कौन आया था, सांप आया था। ये सारी जानकारी जो आपको मिल रही है, आप लोग क्या करेंगे, इसे अंडरलाइन करके रख लेंगे। ठीक है, और सांप बाद में क्या हुआ था, चला गया था। और उसके दोस्त वगैरह क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, और नरेंद्र को यानी कि स्वामी विवेकानंद जी को बोल रहे थे कि यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो सांप काट लेगा। लेकिन वो नहीं गए, वो बैठे रहे थे वहां पे। ठीक है, तो ये सारी जो जानकारी है इसे आप अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद जैसे जैसे प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना स्टार्ट करना होगा। जैसे पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो जैसे आप लोगों ने यहां पढ़ा था नरेंद्र नाम था, आप लोग यहां पे इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपके लिए, नरेंद्र की माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तो ये आप दूसरे प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नरेंद्र के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था विश्वनाथ, जो कि आप तीसरे प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। बहुत आसानी से आप इनको पढ़ के आसानी से उत्तर लिख पाएंगे। चौथे प्रश्न में आपको बोला जा रहा है, नरेंद्र अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए कहाँ गए थे? तो वो बगीचे में गए थे खेलने के लिए। तो आप अपने उत्तर में यह लिख सकते हैं कि नरेंद्र अपने दोस्तों के साथ बगीचे में खेलने गए थे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे पांचवा प्रश्न जो है, पांचवें प्रश्न में आपको बोला जा रहा है नरेंद्र के दोस्त क्यों चिल्लाने लगे? तो वहां पे सांप आ गया था, इस वजह से चिल्लाने लग गए थे। तो आप उत्तर लिख सकते हो कि उसके सभी दोस्त सांप को देखकर चिल्लाने लगे। जैसे कि आपने यहाँ पढ़ा था उसके अनुसार ही आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं कि दोस्त सांप को देख करके चिल्लाने लगे थे। तो ये आप अपने यहाँ पे अपने उत्तर में लिख सकते हो। उसके बाद छठे प्रश्न में आपको बोला जा रहा है बगीचे में नरेंद्र
क्या कर रहे थे, तो वो वहां पे बैठकर ध्यान लगा रहे थे। बाकी सब दोस्त उसके खेल रहे थे, लेकिन जो वो थे वो क्या कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाने के लिए बैठ गए थे। तो ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। उसके बाद 7वें प्रश्न में पूछा गया, क्या नरेंद्र वहां से उठा, तो देखो वो नहीं उठे थे, वो बैठे रहे थे। ठीक है, तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हो कि नहीं, वो वहां से नहीं उठे थे। तो आप यहाँ पे उत्तर में नहीं लिख सकते हैं। और अंत में क्या हुआ, अंत में ये हुआ कि जो सांप वहां पे आया था, सांप वहां से चला गया था। तो ये आप अपने उत्तर में लिख लेंगे। अब उसके बाद 9वें प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है, एक शब्द दे दिया गया बगीचा, ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में पार्क बोल देते हैं। ठीक है, बगीचे के बारे में आपको बोला जा रहा है कि वाक्य बनाओ। तो आप कह सकते हो इसके उत्तर में कि हम बगीचे में खेलते हैं। ठीक है, एक वाक्य बना के यहाँ पे अपने उत्तर को लिख सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी वाक्य आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। और उसके बाद 10वें प्रश्न में आपको बोला जा रहा है, गद्यांश में दिए गए जीव का नाम लिखो और बताओ कि वह किस रंग का था। देखो यहाँ पे ना, जैसे इस प्रश्न को आपने पढ़ा, तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि भी कौन सा जीव था। तो सांप था, तो आप अपने उत्तर में सबसे पहले तो सांप दो लिखोगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन से रंग का था। तो जैसे यहाँ आपको बताया जा रहा है कि इसके अंदर कि एक काला सांप आ गया, तो यानी कि किस रंग का था, काले रंग का था। तो सबसे पहले तो ये सांप जो भी आया था उसके बारे में बताओगे, और रंग क्या था उसका, काला था। तो आप लिख सकते हो कि काले रंग का सांप आया था। तो इस तरह से जैसे ही गद्यांश दिए गए, इस गद्यांश को पढ़कर इसमें जितने भी प्रश्न होंगे इनका उत्तर देना होगा। इसके बाद देखो, पहले क्या होता था कि दो दो गद्यांश आया करते थे। ठीक है, अब थोड़ा सा अंतर है, अब दो की जगह एक ही आता है। लेकिन आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं ये कहूंगा कि आप दोनों गद्यांश की प्रैक्टिस कर लीजिए। पहला वाला जो गद्यांश था ये अपठित था। अपठित का मतलब ये होता है जिसको आपने पहले नहीं पढ़ रखा होगा, आपकी किताब के अंदर से नहीं आएगा, ये बाहर से आएगा। अच्छा, दूसरा जो गद्यांश है पठित गद्यांश है, यानी जो आपने किताब में पढ़ा हुआ है वो वाला गद्यांश है। यानी कि दोनों की प्रैक्टिस हो गई आपके लिए, किताब वाले की भी हो जाएगी और किताब के बाहर के आ जाए उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जैसे दूसरा प्रश्न आप देखो, इसमें आपको बोला जा रहा है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहले इस गद्यांश को पूरा पढ़ो और उसके बाद ये जो प्रश्न है इनके उत्तर लिखो, जैसे हमने पहले प्रश्न में किया था वैसे। लेकिन ये आपकी किताब के अंदर से लिया गया, इसलिए थोड़ा सा आसान लगेगा आपको ये। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे, जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। हर कारों ही पैदल चलकर आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हर कारें हुआ करते थे। हर कारों को न सिर्फ हर तरह की जगह पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरे, जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हर कारों का पर निर्भर करती है। देखो, ये जो है आपने जो पाठ पढ़ा था, ठीक है, कुंवर सिंह वाला पर चिट्ठी पत्री वाला जो पार्ट, तो जो हेडिंग था आपका, वो जो कहानी पढ़ी थी आपने, ठीक है, वहीं से ये आपके लिए किताब में लिया गया है। ठीक है, तो जैसे आपने इसको पूरा पढ़ा तो ये तो आपकी किताब से ही है। और इसमें आपने जाना कि पहले तो इंसान की जगह कबूतर का इस्तेमाल करते थे संदेश को पहुंचाने के लिए। फिर उसके बाद क्योंकि वहां पे ना पहले के टाइम पे क्या होता था, संचार का और परिवहन का साधन अच्छा नहीं था। संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, परिवहन का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही है यहाँ पे। हाँ, तो ये पहले साधन अच्छे नहीं थे, तो चिट्ठी पत्री पहुंचाने के लिए राजा महाराजा हक्कारों को, घुड़सवारों को, इन सब का इस्तेमाल करते थे। इनकी रक्षा का काम भी यही लोग करते थे। ठीक है, तो जैसे आपने इस पूरे गद्यांश को पढ़ लिया, अब इस गद्यांश के आधार पे आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसके अनुसार जो भी उत्तर होगा उसे लिखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछ लिया गया कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो जो भी पाठ का नाम है पहले आप उस पाठ का नाम लिखोगे। ठीक है, पहला काम तो ये है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, देखो मैं एक थोड़ा सा हिंट देता हूं आप लोगों के लिए कि आप लोग क्या करिए, आपकी किताब के अंदर जितनी भी कविताएं हैं, ठीक है, जितनी भी कविता है उन कविताओं का जो टाइटल हेडिंग है उसे याद कर लीजिए और उसे किस कवि ने लिखा है उसके नाम भी याद कर लीजिए। इसी तरह से जितनी भी कहानी है, ठीक है, उन कहानी का जो टाइटल है उन्हें याद कर लीजिए और उस कहानी को लिखने वाले जो लेखक है उनके नाम भी याद कर लीजिए। अक्सर एग्जाम में ना इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि कविता का नाम बताओ, कवि का नाम बताओ, कहानी कौन सी है, कहानी के लेखक का नाम बताओ। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक पेज पर ना इन सबको लिख करके आप याद कर लीजिए। अब देखो दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में आपको बोला जा रहा है बहुत पुराने समय में किसके द्वारा संदेश भेजे जाते थे। देखो बहुत पुराने समय की बात करें तो उस समय कबूतरों का इस्तेमाल होता था, तो आप अपने उत्तर में कबूतर लिख सकते हैं। फिर तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है हर कारों का क्या काम है, तो वो पत्र यानी चिट्ठी पत्री को पहुंचाने का काम होता था। ठीक है, ये पैदल चलते थे और इनका काम ये होता था कि वे चिट्ठी पत्री को जो लोगों तक पहुंचाना होता था।
उसके बाद चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है कि किन के पास घुड़सवार हक्कारों हुआ करते थे। तो आप अपना उत्तर लिख सकते हो कि जो राजा महाराजा थे उनके पास क्या होता था कि घुड़सवार वाले हक्कार हुआ करते थे। तो ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। उसके बाद पांचवें प्रश्न में आपको बोला जा रहा है हक्कारों को किसकी रक्षा करनी होती थी। तो देखो हक्कारों को ना जो भी चिट्ठी पत्री होती थी यानी जो भी डाक होता था उसकी रक्षा उन्हें करनी होती थी कि अगर वो डाक की रक्षा नहीं करेंगे तो जहां वो पहुंचाना चाहते हैं वहां नहीं पहुंचा पाएंगे, तो उन्हें इनकी रक्षा करनी होती थी। छठे प्रश्न में पूछा जा रहा है हक्कारों को किस बात का डर बना रहता था। तो उन्हें डाकुओं का डर बना रहता था, लुटेरों का डर बना रहता था, इसके अलावा जंगली जानवर जो है इन सब का डर बना रहता था, कहीं इनके चपेट में ना आ जाए, उनकी जान को खतरा इनसे हुआ करता था। तो आप ये लिख सकते हो कि इन चीजों से उन्हें खतरा बना रहता था, इन्हीं से इनको डर लगा रहता था। उसके बाद सातवें प्रश्न में आपको बोला जा रहा है वाक्य बनाओ। परिवहन, परिवहन यानी कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन जो है इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में परिवहन, जैसे आप कह सकते हो बस, रेल, ये सब क्या है परिवहन के साधन है। तो आप अपने उत्तर में ये सब लिख सकते हो, एक वाक्य बना के बता सकते हो परिवहन से एक वाक्य, ठीक है। उसके बाद आठवें प्रश्न में आपको बोला जा रहा है गद्यांश में दिए गए शब्द का विलोम शब्द ढूंढकर लिखो। जैसे पालतू है, ठीक है, पालतू शब्द हो गए, ठीक है, तो पालतू का उल्टा क्या होगा, जंगली होगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे जंगली, ठीक है। पालतू जानवर हम बोलते हैं जिसे हम घर में रखते हैं उसे पालते हैं, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिसे हम घर में नहीं रखते हैं, वो जंगल में रहते हैं और अपने आप ही अपने खाने पीने की व्यवस्था कर लेते हैं। उसके बाद नौवां प्रश्न आपको बोला जा रहा है गद्यांश में दिए गए पक्षी का नाम बताओ। तो सबसे पहले तो आपने जैसे पढ़ा था स्टार्टिंग में कबूतर का नाम आया था, तो ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हो उस पक्षी का नाम, ठीक है। बहुत आसान सा प्रश्न था। और उसके बाद 10वां प्रश्न ये है जिसमें आपको बोला जा रहा है आज भी भारतीय डाक कैसे इलाकों में डाक पहुंचाने के लिए हक्कारों पर निर्भर करती है। तो आज के टाइम जो जहां पे भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर आज के टाइम पे भी हक्कारों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लिख सकते हो दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्रों में या पहाड़ी इलाकों में पहुंचाने के लिए, डाक को पहुंचाने के लिए हक्कारों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। देखिए ये तो गद्यांश में से पढ़ा आगे, बाकी आपकी किताब में से ये प्रश्न है, तो हो सकता है कि डायरेक्ट ये प्रश्न वैसे भी पूछा जा सकते हैं, पूछा जाए आपसे कि गद्यांश ना भी दे वैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पहले आपका ना पठन वाला ही पोर्शन है, पठन के बाद अगला जो है आपका गद्य काव्य। गद्य यानी कि जो भी आपने गद्यांश यानी कहानी पढ़ी है, काव्य यानी जो भी कविता पढ़े, इनके आधार पर भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब उन्हें देख लेते हैं किस किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला देखो, इसमें आपको बोला जा रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो जैसे यहां पूछा जा रहा है तिल का इस्तेमाल किन किन कामों में किया जाता है। आपने फसलों का त्यौहार नामक पाठ पढ़ा था, उसके अंदर तिल के बारे में जाना था। तिल से जितनी चीजें बनती उन सब के नाम आप लिख सकते हैं। तिल से लड्डू बनते हैं, ठीक है, तरह तरह के तिलकुट बनता है, और भी बहुत सारी मिठाई वगैरह में तिल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हो। उसके बाद दूसरे प्रश्न में आपको पूछा जा रहा है कि कुम्मी के हाथ जो किताब आई वह कब छपी होगी। कुम्मी के हाथ में, जैसे आपने एक कहानी पढ़ी थी जिसके अंदर कुम्मी के पास एक किताब थी, वो बहुत पुरानी किताब थी क्योंकि उसके अंदर भविष्य की कहानी थी, एक काल्पनिक कहानी आपने पढ़ी थी कि भाई आगे मशीन के द्वारा बच्चे पढ़ाई वगैरह करेंगे। तो वो जो समय क्या था उस समय यानी कि उस ईयर का नाम आपको यहाँ पे बताना है कि वो किताब कब छपी होगी, वो यहाँ पे आपको समय के बारे में अपने उत्तर में लिखना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है पत्र में नाम ना होने से क्या समस्या आ सकती है। देखिए जब भी आप किसी पत्र को भेज रहे हैं और उसमें आप नाम नहीं लिख के भेज रहे हैं तो जिसको आप पहुंचाना चाहते हैं पत्र, वहां तक वो नहीं पहुंच पाएगी, यानी कि डाकिया को उस पत्र को पहुंचाने में दिक्कत आएगी, यानी कि किसको देना है डाकिया को समझ में नहीं आएगा, तो ये जो पत्र जो भी है आपका उल्टा आपके घर ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये समस्या उनके सामने आ सकती है पत्र को पहुंचाने में। उसके बाद चौथा प्रश्न है आपके लिए ये है कि अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली। आपने एक दिन की बादशाहत नामक पाठ पढ़ा था, उसके अंदर जो अब्बा हैं यानी कि आरिफ के जो पापा हैं, उनके जो अब्बा हैं, उन्होंने आरिफ की बात क्यों मान ली थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो आरिफ पहले बता रहा था कि भाई सब लोग इसके ऊपर मनमर्जी नहीं करते हैं, सबकी बात इन्हें माननी पड़ती है, बच्चों की नहीं चलती है। तो ये सब उन्होंने जो अपना दुखड़ा अपने पापा को यानी अपने अब्बा को सुनाया था, तो उन्होंने बोला ठीक है भाई एक दिन की बादशाहत तुम्हें दी जाती है, तुम जो चाहो घर में कर सकते हो, करवा सकते हो। तो उन पे दया करके एक तरह से कह सकते हो कि उनकी बात मान ली गई थी। तो ये आप अपनी उत्तर में लिख सकते हैं। उसके बाद पांचवें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है ईला कहाँ रहती है। ईला का पाठ आपने पढ़ा था, ईला जो बहुत सारे काम करती थी, उन्हें बहुत सारी दिक्कत भी थी लेकिन फिर भी वो बहुत सारे काम कर लिया करती थी। तो वो रहती कहाँ थी, उस जगह का नाम आपको इसके अंदर बताना है।
ठीक है, ये तो कुछ ये प्रश्न रहे। इसके अलावा ठीक है, कुछ प्रश्न तो ये रहे, जैसे पांच प्रश्न है, हर एक प्रश्न के 1 नंबर है, तो इस तरह से ये 5 नंबर का ये पूरा कंप्लीट पोर्शन है, यानी कि यहाँ पे 1-1 नंबर वाले प्रश्न आपको 5 दे दिए गए। अब उसके बाद यहाँ पे ना 2-2 नंबर वाले भी 5 प्रश्न है, यानी कि पहले वाले में क्या करते हैं आप, एक-एक वाक्य लिख करके, जैसे पहले से लेकर 5वां अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसमें आप क्या करेंगे, एक-एक शब्द में या फिर एक-एक वाक्य में उत्तर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ देखो 5 प्रश्न है, हर एक प्रश्न के 2 अंक है, तो कम से कम 2 वाक्य में आपको उत्तर यहाँ पे लिखना होगा। अगर 2 वाक्य में उत्तर नहीं लिखेंगे तो आपको 2 नंबर पूरे नहीं मिल पाएंगे। तो देखो पहला प्रश्न, फसलों से जुड़े कुछ त्योहार एवं उनके क्षेत्रों के नाम लिखो। तो सबसे पहले तो आपको त्योहारों के नाम लिखने हैं कि फसल से जुड़े कौन कौन से त्योहार हैं, और उसके बाद उनके क्षेत्रों के नाम भी बताना है कि वो किस किस क्षेत्र से हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि भाई पंजाब के अंदर अगर हम बात करें तो आप लोग जानते हैं लोहड़ी वगैरह मनाई जाती है, बैसाखी वगैरह मनाई जाती है, और असम के बारे में आपने पढ़ा बिहू वगैरह मनाई जाती है। इस तरह से अलग अलग जगह के नाम बताने हैं और जगह के हिसाब से त्योहारों के नाम आपको अपने उत्तर में लिखना है। उसके बाद ये दूसरा प्रश्न देखो, इस प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है ईला अपने पैरों से कौन कौन से काम कर सकती थी। ईला के बारे में आपने पढ़ा था, ईला दस्तकारी वगैरह वाला काम कर लेती थी, तो वो जितने भी काम वो कर पाती थी अपने पैरों से, उन कामों के बारे में बताना, कम से कम 2 काम के बारे में जरूर बताना, ताकि आपको 2 में से 2 अंक मिल सके। उसके बाद तीसरा प्रश्न ये कि पिन कोड किसे कहते हैं। तो पहले तो ये बताओ कि पिन कोड होता क्या है। उसके बाद ये भी पूछा गया कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, यानी कि उस समय के बारे में बताना है, उस सन के बारे में बताना है जिस सन से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो दोनों चीज बतानी, पिन कोड के बारे में बताना है, पिन कोड होता क्या है, और कब से इसकी शुरुआत हुई थी उस समय के बारे में भी बताना है। तो 2 वाक्य में आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, इसमें आपको बोला जा रहा है डाक सेवक को क्या क्या काम करने होते हैं। आपने कुंवर सिंह वाला जो पार्ट पढ़ा था, जिसके अंदर कुंवर सिंह का इंटरव्यू था, जिसे बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड भी मिला था, उसी पार्ट से प्रश्न पूछा जा रहा है कि डाक सेवक क्या क्या काम करते हैं। तो कुंवर सिंह ने बताया भी था कि डाक सेवक जो जो काम करते हैं, चिट्ठी को छांटना होता है, चिट्ठी को पैक करना होता है, चिट्ठी को पहुंचाना होता है, तो जो सारे काम है वो सारे काम आप यहाँ पे बता सकते हो। कम से कम 2 काम तो आपको यहाँ पे बताने पड़ेंगे कि डाक सेवक का क्या क्या काम होता है। उसके बाद 5वां प्रश्न आपके लिए यह है कि बादशाह अकबर सीकरी में नया शहर क्यों बनवा रहे थे। तो जो बादशाह अकबर के बारे में आपने पढ़ा था, नन्ना फनकार में जो कहानी पढ़ी थी, उसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि उन्होंने सीकरी में नया शहर क्यों बना रहे थे, उसके पीछे का कारण क्या है। कम से कम 2 कारण लिखेंगे, तब जाकर के आपको यहाँ पे 2 में से 2 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का ये प्रश्न है जिसकी प्रैक्टिस आप घर बैठ के कर सकते हैं। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इस वीडियो में यहीं तक करवा रहा हूं, यानी कि आपकी किताब के प्रश्नोत्तर तक ही करवा रहा हूं। बाकी इसका सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा। सेकंड पार्ट के अंदर मैंने इसके व्याकरण वाला पोर्शन, क्योंकि व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग तो आपका व्याकरण ही होने वाला है ये, और इसके अलावा रचनात्मक लेखन वाला पोर्शन, वर्तनी वाला पोर्शन और सुलेख वाला पोर्शन इसके सेकंड पार्ट में करवाया हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंच सेट प्रिपरेशन चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के ना आप जो हाफ ईयर एग्जाम के जितने भी सब्जेक्ट हैं सारी वीडियो आपको क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेनेशन की वीडियो मिल जाएगी। 1 बाय 1 देखिए, प्रैक्टिस करिए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पे ला सकूं, और चैनल friends@preparation को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास रिसीव हो सके। इसके अलावा मेरा सेकंड चैनल मेरे नाम से है, मिस्टर कृष्णा शाह, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं यहाँ भी वीडियो डालता हूं तो इसकी भी नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। ठीक है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और वहां मैसेज करके डायरेक्टली अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हो। तो आपके मैसेज का मुझे रहेगा इंतजार, जरूर मैसेज कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।